गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम श्रमिक विधि द्वितीय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण यूनिट प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 प्रसूति महिलाओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ही पारित किया गया। जब महिलाएं प्रसव की अवस्था में रहती है उस समय उनके स्वास्थ्य और कुशलता का संरक्षण करना जनहित का विषय हो जाता है और महिलाओं को प्रसूति सहायता देने के उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 42 में प्रावधान भी किया गया था। अतः गर्भवती महिलाओं को उनके प्रसव के पूर्व और उनके प्रसव के पश्चात जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना राज्य का एक दायित्व है। अतः महिलाओं के हितों को, विशेषकर प्रसूति महिला के हितों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ही प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 होगा, जिसमें अभी जो महत्वपूर्ण संशोधन जो किया गया 2016 का, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति के बाद जो विधेयक बना, पहले जो प्रसूति प्रसुविधा गर्भवती महिलाओं को जो 12 सप्ताह दिया जाता था, डिलीवरी के 6 सप्ताह पहले और डिलीवरी के 6 सप्ताह बाद, अब जो नए संशोधन है उसमें अब गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को जो लाभ है या महिलाओं का जो औद्योगिक जगत में प्रवेश है उसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को बताने के पूर्व सर्वप्रथम हम जानेंगे कि महिलाओं की पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे महिलाओं की पूर्व की स्थिति। यदि हम आज से कुछ वर्ष पूर्व जाएं और पहले की स्थिति को देखें तो महिलाओं की स्थिति पुरुष की तुलना में दयनीय थी। उस समय महिलाओं को बहुत किस्म की पाबंदियों का और विभिन्न प्रकार के दायरों में उन्हें रहना पड़ता था। महिलाओं के साथ पुरुष की तुलना में जो व्यवहार था वो सही नहीं था और यदि वही काम महिला करती है और वही काम पुरुष करता है तो महिला का जो वेतन है वो पुरुष की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता था। यदि हम प्राचीन समय पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक चिंतनीय थी, बहुत ही अधिक सोचनीय थी। उस समय पुरुष और महिला के साथ एक समान व्यवहार नहीं होता था और एक तरह से महिला को पराधीनता की स्थिति ही स्वीकार करनी पड़ी थी। यह थी महिलाओं की प्राचीन समय की स्थिति। अब हम देखेंगे महिलाओं का औद्योगिक जगत में प्रवेश। आज यदि हम महिलाओं की स्थिति को देखें वर्तमान समय में तो हमें पता लगता है कि महिलाओं की स्थिति में बहुत ही अधिक सुधार हुआ है। आज महिलाओं के साथ भेदभाव वाला जो बर्ताव है वह जो प्राचीन समय की जो तुलना की जाए तो वह बिल्कुल भी लगभग समाप्त सा हो गया है। आज महिलाएं चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, सभी में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की हम उपस्थिति से इनकार नहीं कर सकते। कुछ कार्य ऐसा था जो पहले केवल महिलाओं को दिया जाता था, जैसे टाइपराइटिंग का कार्य या इसी प्रकार का कार्य, लिपिकी कार्य जिसमें कम वजन उठाना था, ऐसे कार्य प्रायः महिलाएं करती थी। आज हम देखेंगे तो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि पुलिस विभाग, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, अपनी उपयोगिता का एहसास कराया है और महिलाओं ने ये बताया है कि वो किसी भी तरीके से पुरुष से कम नहीं है। आज महिलाओं को जितने भी देश हैं, जो भी सभ्य देश हैं, सभी देशों ने अपने संविधान में महिलाओं की स्थिति पर विशेष फोकस किया है और अब महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाना है उसे कड़े तौर पर प्रतिबंधित किया है।
अतः भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 39 में भी इसीलिए प्रावधान बनाए गए और महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने की बात कही गई। अब हम देखेंगे अमेरिका का सिविल राइट्स एक्ट। अमेरिका का जो सिविल राइट्स एक्ट था 1964, उसमें भी कहा गया कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर भेदभाव को अमेरिका के सिविल राइट्स एक्ट 1964 ने प्रतिबंधित कर दिया। ब्रिटेन में भी समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम 1970 पारित किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम 1970 पारित करने का मुख्य उद्देश्य यही था, यदि महिला और पुरुष का काम एक समान है तो दोनों का वेतन भी एक समान होना चाहिए, न कि अलग अलग। इसी उद्देश्य से ब्रिटेन में समान वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम 1970 पारित किया गया। भारत में पहले समान कार्य के लिए समान वेतन को नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत शामिल किया गया था और समान कार्य के लिए समान वेतन केवल नीति निर्देशक में ही शामिल था। लेकिन अब समान कार्य के लिए समान वेतन को हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल कर लिया है। अब किसी भी पुरुष और स्त्री के साथ यदि समान कार्य है तो उन्हें समान वेतन मिलेगा, उनके वेतन में भिन्नता नहीं होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो राइट टू इक्विटी समानता का अधिकार है, वो कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यदि हम अध्ययन करें अनुच्छेद 14 और 15 का तो पता चलता है कि अब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर भेदभाव पूरी तरह निषिद्ध है। अतः संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्विटी, और संविधान का अनुच्छेद 15(1) जो बोलता है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) राज्य और नागरिक के द्वारा उक्त 5 आधारों में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद का हम अध्ययन करें तो यही बात साबित होती है कि हमारे संविधान में अब स्त्रियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार का दर्जा मिलने पर अब यदि स्त्री और पुरुष का काम समान है, काम की प्रकृति एक है, तो दोनों को मिलने वाला वेतन भी एक होगा। अब हम देखेंगे महिलाओं की आधुनिक स्थिति। आज महिलाओं की आधुनिक स्थिति बहुत अच्छी है, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाएं अब जागरूक हुई है, अपने अधिकारों को समझ रही है। अब कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सभी क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। महिलाएं पुलिस विभाग में भी काम कर रही है और इस प्रकार महिलाओं ने औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति में कदम से कदम मिलाया है और महिलाओं ने अपनी 100% उपस्थिति दर्ज की है। अब हम देखेंगे कुछ छूटें। एक तरफ हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 बोलता है कि स्त्री और पुरुष किसी के साथ विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्त्री हो या पुरुष किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलना है। लेकिन दूसरी ओर अनुच्छेद जो 15(3) है वो बोलता है स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। तो अनुच्छेद 15(3) को हम क्या अनुच्छेद 15 का अपवाद माने? तो वास्तव में अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15 का अपवाद है, लेकिन स्त्रियों को कुछ छूटे और विशेषाधिकार दिया जाना उचित भी है। अमेरिका का एक प्रसिद्ध केस था मुलर वर्सेस ओरेगन। उसमें कहा गया महिलाओं की जो शरीर की जो बनावट है उन्हें इस स्थिति में रख देती है कि उनकी स्वास्थ्य और कुशलता का संरक्षण करना जनहित का विषय हो जाता है। अतः महिलाओं को यदि पुरुष की तुलना में कुछ विशेषाधिकार ज्यादा दिया जाए या कुछ छूटें ज्यादा दी जाए तो यह एक तरह से समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, वरन यह उचित भी है। अतः अमेरिका के इस केस का हम निष्कर्ष करें तो पता चलता है कि वास्तव में यदि भारत में भी अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत महिलाओं को कुछ विशेषाधिकार
कुछ छूटें यदि पुरुष से ज्यादा दी गई है तो केवल उनके शरीर की बनावट, उनकी कोमल अवस्था के कारण दी गई है, ताकि उनके स्वास्थ्य का, उनके कुशलता का संरक्षण किया जा सके। अतः यदि महिलाओं को कुछ अलग सुविधा या अधिक विशेषाधिकार या छूटें दिया जाता है तो वो गलत नहीं है और समानता के अधिकार का वो उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार अब हम देखेंगे कि इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रसूति प्रसविदा अधिनियम 1961 पारित करने का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के प्रसूति हितों का संरक्षण करना है। जब महिलाएं प्रसव की अवस्था में होती है तो प्रसव के पहले भी उन्हें रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है और प्रसव के बाद भी उन्हें रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे बच्चे का जीवित जन्म हुआ हो चाहे बच्चा मृत पैदा हुआ हो। महिला को दोनों ही दशा में रेस्ट करना की आवश्यकता होती है। अतः प्रसूति काल में महिलाओं से काम लेना उचित भी नहीं, वांछनीय भी नहीं है और उन्हें रेस्ट देना प्रत्येक नियोजक का जवाबदारी है, साथ साथ वेतन भी। अतः महिला को प्रसूति काल में अवकाश के साथ साथ वेतन प्रदान करने और महिला के प्रसूति हितों का संरक्षण करने के लिए प्रसूति प्रसविदा अधिनियम 1961 पारित किया गया, ताकि गर्भवती महिलाओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। और अभी तक जो प्रसूति का जो अवकाश का प्रावधान जो 12 सप्ताह का था, अब 2016 में जो संशोधन आया जिसमें लोकसभा राज्यसभा के बाद जब अधिनियम यह बना तो अब गर्भवती महिला को 12 सप्ताह की जगह 26 सप्ताह प्रसूति अवकाश का लाभ दिया जाने का प्रावधान बन गया है।